क्या है बजट और कैसे इसका इम्पैक्ट आता है? छोटी छोटी चीज़ें बहुत होती है जिसका इफेक्ट डेफिनेटली पड़ता है। जिस दिन बजट आया शेयर मार्केट सेंसेक्स 1500 पॉइंट गिरा। मतलब लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतना भी नहीं समझते। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले सेक्टर्स ऐसे कौन से होंगे जो आगे चल के बूम करेंगे? कौन कमाता है कौन खोता है ये नहीं मालूम, लेकिन ब्रोकर हमेशा कमाता है। इनकम टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न में क्या डिफरेंस है? कि जो रिटर्न नहीं भरा उनको जेल तक हो गई। AIS इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं। बिल्कुल। नया जो भी टैक्स आया है इसमें ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम की भी बात होती है। इनकम मान लो 5 लाख 2 लाख या 3 लाख या नेग्लिजिबल है, सैलरीड पर्सन के लिए टैक्स प्लानिंग नहीं है। तो फॉर्म 16 जो है वो इसलिए जरूरी होता है कि भाई तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किसको किस तरह की कंपनी से शुरुआत करना चाहिए? वो पार्टनरशिप फर्म को बहुत ज़्यादा लोन नहीं दे। तो वो कौन सी प्लानिंग हो सकती है? सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑल ओवर वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूजेड के पॉडकास्ट में हमारी यही कोशिश रहती है कि आप तक ऐसी कहानियाँ और ऐसी जानकारियाँ लेकर आएँ जो हमारे सबकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। इसीलिए आज का एपिसोड हमारा बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज के एपिसोड में जो कॉन्वर्सेशन होने वाली है वो हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ देने वाला है। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट को। और हमारे आज के गेस्ट हैं रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट ओपी सिंघानिया। वेलकम टू आवर शो अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट। ओपी जी नमस्कार। तो अभी जैसे आपने देखा कि अभी हाल ही में बजट भी आया है, हाँ जी। तो हम लोग जब भी बजट आता है तो बहुत चर्चा होती है कि बजट आया है और बहुत डिस्कशन होता है उस पर। एक्चुअल अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो बजट क्या है और कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब देश का बजट निकल रहा है, स्टेट्स का बजट निकल रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे भी पड़ता है। पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, जो हम लोग ग्रॉसरी यूज़ करते हैं उसके दाम पर इफेक्ट होता है। तो क्या है बजट और कैसे इसका इम्पैक्ट आता है? भाई आप देखिए, बजट को अगर आप बहुत छोटे स्वरूप में समझने की कोशिश करेंगे, जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हैं कि आपको क्या एक्सपेंडिचर करना है, क्या आपकी इनकम होने वाली है, कितनी आपकी सैलरी आ रही है, घर का मकान बनाना है या नहीं बनाना है, अपने पास उतनी लिक्विडिटी है या नहीं है। तो आदमी एक प्लान करता है पूरे साल भर का कि इस साल अपने को कैसे अपने को अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। तो ये प्रदेश भी वैसे ही करता है और देश भी वैसे ही करता है। अब उसमें देश में ये है कि चूंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम रहता है और एक डायरेक्शंस होता है, पॉलिटिकल विल होती है कि भाई हमको देश को किस तरफ ले जाना है। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग विल रहता है। तो अभी जैसे मोदी जी का चल रहा है कि भाई हमको विकसित भारत बनाना है 47 तक, तो उसके हिसाब से वो बजट की प्लानिंग कर रहे हैं और उसी हिसाब से वो बजट बनाया जा रहा है जो इस बजट में देखने को मिला है। तो बजट में छोटी छोटी चीज़ें बहुत होती है जिसका इफेक्ट डेफिनेटली पड़ता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसका। लेकिन अभी जैसे हमने देखा कि कल ये शायद बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ कि जिस दिन बजट आया उस दिन शेयर मार्केट में अगर आप बात करें सेंसेक्स 1500 पॉइंट्स गिरा, निफ्टी 500 पॉइंट्स गिरा। तो क्यों वेलकम नहीं किया शेयर मार्केट ने इस बजट को? शेयर मार्केट बड़ा सेंसिटिव है। कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले मैं दिल्ली में था, वहाँ एक हमारा सेमिनार हो रहा था। तो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एक एग्जांपल दे रहे थे कि अभी बीच में आपके यूरोप का जो EU का जो टेरिफ वाला जो एग्रीमेंट हुआ, यूरोपियन यूनियन तो का जो डील यूरो शब्द है उसके साथ, यूरोपियन मतलब यूरो। तो एक कंपनी है जिसका नाम है इंडो यूरो चेन लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी है। तो जब ये डील फाइनल हुई तो उसके शेयर 10 गुने बढ़ गए। अब किसी को ये नहीं मालूम कि उसका यूरो से क्या ले रहा था, सिर्फ नाम के साथ यूरो लगा हुआ था। बिकॉज ऑफ दैट रीजन, मतलब लोग जो इन्वेस्टर्स है वो इतना भी नहीं समझते। वो यूरो है तो ये कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदा होगा। तो शेयर मार्केट हमारा इस तरीके का है कि कुछ भी उसमें इंफॉर्मेशन किस तरीके से भी इंटरप्रिटेशन हो जाती है। लेकिन इस बार जो शेयर मार्केट में जो इफेक्ट आया है उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे शेयर मार्केट में सट्टा, जिसको अपन शुद्ध हिंदी में बोलें स्पेकुलेशन, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें F&O बोलते हैं उसको, फ्यूचर एंड ऑप्शन। और वो अपने टोटल GDP का 500 टाइम ट्रांजैक्शन होता है उसका, 500 टाइम्स। और उस ट्रांजैक्शन में जितने भी उसकी एनालिसिस की गई गवर्नमेंट के द्वारा, तो जब उसका ट्रांजैक्शन के एनालिसिस हुई तो ये मालूम पड़ा कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, गांव के हैं, छोटी जगह के हैं, वो उसमें सबसे ज़्यादा लॉस कर रहे हैं।
तो वो जब सट्टा है, स्पेकुलेशन में तो अगर आपके पास अगर इंफॉर्मेशन या प्रॉपर मतलब कोई मैनेज करने वाला नहीं है तो आप लॉस करने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसमें लॉस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने उस लॉ उसको डिस्करेज करने के लिए ये एफएनडो का एसटीटी बोलते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो बढ़ा दिया। तो वो बढ़ाने से उनका एक विल ये है कि भाई एक इच्छा ये है कि भाई इसको बढ़ाने से हो सकता है ट्रांजैक्शन हमारे कम हो जाएंगे और इसको बढ़ाने से वॉल्यूम एकदम कम हो जाएगा। तो इसको शेयर मार्केट ने जो है ना बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया, बोले ये तो हमारा मतलब नुकसान है, इसमें ट्रांजैक्शन कम हो जाएगा, ब्रोकर्स लोगों की ब्रोकरेज कम हो जाएगी। अब कौन कमाता है कौन खोता है ये नहीं मालूम, लेकिन ब्रोकर जो है ना हमेशा कमाता है, उसको तो ब्रोकरेज मिलती है। तो ये सबसे बड़ा रीजन था जिसके कारण शेयर मार्केट डाउन हुआ, हाँ पाउंड्स गिरे। लेकिन धीरे से मुझे लगता नहीं हमेशा ऐसा हुआ है कि धीरे से फिर वो रिकवर हो जाएगा, ऐसा इससे कोई बहुत बड़ी लिक्विडिटी में फ़र्क नहीं आएगा। अगर इस पूरे बजट की हम बात करें तो इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग है। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले सेक्टर्स ऐसे कौन से होंगे जो आगे चल के बूम करेंगे और जिन पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी? देखिए, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, दैट इज एआई, डाटा प्रोटेक्शन और डाटा प्रोसेसिंग, देन आपका इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स हैं, ये दोनों तीनों आइटम्स ऐसे हैं कि इसमें इंडिया भी काफ़ी गवर्नमेंट इसमें लगी हुई है सपोर्ट करने के लिए। सेमीकंडक्टर है इसमें, इस बार सेमीकंडक्टर के लिए भी इंसेंटिव दिया है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए उनने 40,000 करोड़ का मतलब प्रोविज़न रखा है, प्रावधान कर रहा है। वैसे ही डाटा के लिए जो क्लाउड बेस वो है बाहर की कंपनियां हैं, उनको 47 तक के इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन दे दिया है। अब 47 में आज तक आपने सुना नहीं होगा, 1 साल 2 साल 3 साल का तो सुना है, लेकिन मोदी जी पहले ही बोल दिए हैं कि आप 47 तक एग्जेम्प्टेड रहोगे। बाद में भले कोई सरकार दूसरी आती है वो चेंज कर दे, लेकिन उन्होंने अपनी मंशा बता दी कि मुझे इंडिया में ये सारी चीज़ें चाहिए और विथ कम्पीट विद द ऑल डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये सब जो एरिया है इसमें काफ़ी बूम आएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज है, आज देखिए हमारे यहाँ इंडिया में आप 5-6% लोग सिर्फ शेयर में या सिक्योरिटीज मार्केट में एक्सपोजर है, जबकि यूएस वगैरह में 55% 60% तक के लोग जा रहे हैं। तो ये धीरे से ये जो बढ़ेगा तो फाइनेंशियल सर्विसेज में आएगा, ब्रोकर है, एमएनसीज हैं, एएमसीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनमें आएगा, बैंकिंग में आएगा, बैंकिंग ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं। और बाकी ये ज़रूर है कि जो इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक अपन ने बताया, केमिकल है, टूरिज्म है, इन सब में आना ही आना है। डिफेंस में है, हाँ, बट डिफेंस क्या है, बहुत आम आदमियों के यूज नहीं रहता। बिल्कुल। अब जिस तरह से आपने बताया कि पूरा बजट और फाइनेंस, अगर हम फाइनेंस की बात करें, बजट की भी बात करें, तो उसका जो सबसे निचला स्तर आता है या इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो है टैक्सेस है और हमारी इनकम है, अगर हम आम आदमी से जुड़कर बात करें। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इनकम टैक्स अपने आप में एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं। तो सबसे बेसिक सवाल ही मैं आपसे पूछती हूँ कि इनकम टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न में क्या डिफरेंस होता है? इनकम टैक्स तो जो आपकी इनकम है उसमें जो टैक्स के लिए आप लाइबल है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं, और उसके प्रोविजंस और उसके नियम कानून और जो भी प्रोसीजर बने हुए हैं उसको इनकम टैक्स एक्ट में वो सारी चीज़ समाहित है। अब जहाँ तक रिटर्न का सवाल है, ये रिटर्न जो है आप हर साल आपको अपनी इनकम का रिटर्न भरना पड़ता है। रिटर्न भरने का मतलब ये है कि भी आपकी इनकम कितनी है, किस किस चीज़ से है, और कुछ प्रोविजंस ऐसे जिसमें आपको डिडक्शन या अलाउंस क्लेम करना है तो वो आप प्रोविज़न के तहत उस रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। तो आपको स्टेट में मान लो आपने 50 लाख रुपए कमाया तो 50 लाख के ऊपर टैक्स नहीं देना है। हो सकता है उसमें एग्जेम्पशन की लिमिट आपको माइनस करनी पड़े, कुछ डिडक्शन माइनस करना पड़े, कुछ अलाउंस माइनस करने पड़े। वो सारी चीज़ जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, रिटर्न में वो सारी चीज़ दर्शाएंगे नहीं जो आपके लिए कंसर्न रिटर्न है। जो स्पेशल रिटर्न भी कई तरह के होते हैं, तो आपके जो से रिलेटेड जो रिटर्न है वो रिटर्न आप भरेंगे, तब जाके वो प्रोसेस होगा। और उसमें गलतियां अगर होगी तो दे विल इंक्वायर, नोटिस देंगे और आप जवाब दीजिए, फिर अल्टीमेटली फाइनली वो सेटल होता है। लेकिन लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ओपी जी की जिनको लगता है कि इनकम टैक्स जनरली जो बहुत नहीं कमाते हैं तो उनको ये मिथ होता है कि भाई इनकम टैक्स तो अमीर लोग देते हैं क्योंकि वो इतना कमा रहे हैं तो इतना दे रहे हैं, और जनरली लोग आईटीआर भरने से कतराते हैं।
लेकिन आप बताइए कि आईटीआर भरना क्यों ज़रूरी है, और अगर वो नहीं भर रहे हैं तो वो किस तरह के बेनिफिट्स से दूर हो रहे हैं? देखिए आईटीआर भरना जरूरी क्या, मैंडेटरी है। मैंडेटरी है। हाँ, मतलब इसमें कोई देयर इज नो ऑप्शन। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और आपको टैक्स पेबल बनता है तो आपको जिससे जो हर साल बजट में अनाउंस होता है कि 4 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं, हाँ। फिर इस बार मतलब पिछले बार आया जो कि भी स्लैब एक जो दिया भी जाता स्लेब है। जैसे अब 12 लाख रुपए तक ये बताया जा रहा है अभी कि 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो आपको इतनी समझ तो जरूरी है हर आदमी को कि अगर 12 लाख से मेरी इनकम ज़्यादा है तो मुझे एक बार या तो टैक्स कंसल्टेंट से कंसल्ट कर लेना चाहिए या जो लोग रिटर्न भर रहे हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए, और उसके बाद उसके प्रोविजंस के तहत अगर रिटर्न नहीं भरते हैं और आप लाइबल हैं रिटर्न भरने के लिए, तो पहले तो ये स्थिति थी, पहले के लॉ में ऐसे केसेस हैं कि जो रिटर्न नहीं भरा और उसकी इनकम मान लो 5 लाख 2 लाख या 3 लाख या नेग्लिजिबल है और वो लाइबल है रिटर्न के लिए, उनको जेल तक हो गई है। लेकिन वो अब डिक्रिमिनलाइजेशन इस बजट में लाया गया है, उसमें बोला गया है कि भाई ये छोटी छोटी चीज़ें अगर कोई गलती कर देता है, कुछ कर देता है, तो इनसे पेनाल्टी या एडिशनल टैक्स ले लो, इनको इम्प्रिजनमेंट या जेल वाली बात मत करो। तो ये इस बार बड़ा अच्छा एक वेलकम मूव है गवर्नमेंट का कि लोगों के ऊपर भरोसा भी कर रहे हैं, और ये नहीं कि भाई जो इनकम टैक्स नहीं भरा तो वो चोर है उसको पकड़ लो, ऐसा नहीं है। उसने गलती की होगी, उसने हो सकता है वो इनोसेंट हो, तो वैसे केसेस में इन लोगों ने अभी काफ़ी डिक्रिमिनलाइजेशन किया है इनकम बट ये टैक्स। अच्छी बात है ओपी जी कि अगर किसी ने चाहे वो अनजाने में नहीं भरा है या कोई जानबूझ कर के टैक्स बचाना चाहता है, तो उसको ये समझ जाना चाहिए कि अगर पकड़े गए या पता चलेगा ही तो आपको डबल पेनल्टी देनी पड़ेगी। इससे बेटर है कि आप अपने आईटीआर को फिल करें। पता चलेगा उसमें वो उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपने इन्फॉर्मेशन की बात की, उसी में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि एक ऐसा फॉर्म आई थिंक होता है कुछ AIS एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हमें खुद नहीं पता कि सरकार के पास हमारा पूरा बायोडाटा रेडी है। ये क्या होता है और कैसे सरकार इसे ट्रैक करती है? AIS का फुल फॉर्म है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो ये अपने जो हमारा जैसे हम पैन कार्ड होल्डर होते हैं तो पैन नंबर से हम अपने पैन से अपनी फाइल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा है उसको खोल के देख सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। पासवर्ड रहता है उसमें, तो उसमें AIS आता है। तो AIS में ये होता है कि जैसे आपने कल तक जो ट्रांजेक्शन की है, अगर वो जो ट्रांजेक्शन जिससे हुए हैं वो रिपोर्टेबल एजेंसी हो गई। जैसे आप फॉरेन ट्रेवल किए हैं तो टूरिस्ट जो टूर जो पैकेज रन करते हैं ट्रेवल एजेंट, वो रिपोर्टिंग एजेंसी होगी। बैंक में अगर आप FD किया है तो बैंक रिपोर्टिंग एजेंसी हो गई। अगर आपने रजिस्ट्री की है तो रजिस्ट्रार रिपोर्टिंग एजेंसी होगी। तो ऐसा गवर्नमेंट ने बहुत से लोगों को मैंडेटरी कर दिया है कि भाई आपको इस तरीके के कोई भी ट्रांजैक्शन इस लिमिट से ऊपर होंगे या ये लिमिट नहीं, कोई भी ट्रांजैक्शन होंगे तो आपको रिपोर्ट करना है। ऐसे उनने काफ़ी लोगों को, काफ़ी एजेंसीज को, काफ़ी मतलब धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं वो। तो वो सब रिपोर्ट करते हैं, वो रिपोर्ट AIS पे कलेक्ट हो जाता है। तो अब बैंक है, बैंक पैन नंबर आपने ले रखा है, बिना पैन के बैंक अकाउंट नहीं खुलता। आप अपने CA को बता रहे हैं कि मेरे 2 बैंक अकाउंट है, जब AIS खोल के देख रहे हैं तो 4 बैंक अकाउंट दिख रहे हैं। वो 2 बैंक अकाउंट कहाँ से आया? बोलते नहीं सर मेरा तो हो ही नहीं सकता। 2 दिन के बाद आप घर से वापस आ रहे हैं, हाँ साहब 2 साल पहले मैंने खोला था और ये बंद नहीं हुआ है। लेकिन आप जब रिटर्न भरते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन जरूरी है। आप एफिडेविट देते हैं कि मैं जो भी इसमें लिख रहा हूँ वो सारी चीज़ सही है, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो ऐसे AIS में जैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, आप होटल जा रहे हैं, होटल में एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। मतलब हर एक्सपेंस जो आप कर रहे हैं वो सारा उसमें आ जाता है, मोटा मोटी आ जाता है, और आने वाले समय में ये इन्फॉर्मेशन और बढ़ता जाएगा। तो AIS जब आप खोल के देखते हैं तब आपके आँख खुलती है कि भाई इसमें सारी चीज़ें मैंने ये एक्सपेंसेस किया है, लेकिन मैंने अपने CA को या उसको दिखाया नहीं। लेकिन आजकल कोई भी CA ऐसा नहीं है जो बिना AIS दिखे आपका रिटर्न फाइल, या आप खुद भरेंगे तो गलती कर सकते हैं। लेकिन अगर जब इस पॉडकास्ट में अब सारे लोग सुन रहे हैं, और मैं ये नहीं बोलता कि CA से ही रिटर्न भराना चाहिए, खुद भरना चाहिए, तो AIS जरूर खोल के देख लें वो कि अपने AIS में क्या है। जैसे आपने भी कहा कि रिटर्न फाइल के, जब रिटर्न फाइल किया जाता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म का भी जिक्र होता है, फॉर्म 16। तो फॉर्म 16 क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉर्म 16 एक्चुअल में सैलरीड पर्सन के लिए होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम जिसके यहाँ भी जो हमारा एम्प्लॉयर है वो हमारे हर मंथली सैलरी देता है और टैक्स काटता है, टैक्स एट सोर्स, TDS बोलते हैं उसको, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, वो काटता है। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन और सैलरी कितना दिया,
कितना पीएफ काटा उसने, कितना ईएसआई लिया, कितना अपना जमा किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म 16 में देता है। बेसिकली अगर आप ये बोलो कि फॉर्म 16 इज एज गुड एज योर कंप्यूटेशन फॉर फाइलिंग द रिटर्न। अगर आप फॉर्म 16 ले आते हैं तो आपका रिटर्न भर लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, बशर्ते कि और सारी इन्फॉर्मेशन आप दें या आपके कोई और चीज़ें ना हो। तो फॉर्म 16 जो है वो इसलिए ज़रूरी होता है कि भाई एम्प्लॉयर के यहाँ आपका क्या अकाउंट है, उसने कितना पैसा आपको दिया, कितना उसने टैक्स काटा, कितना मतलब आपका छूट डिडक्शन दिया, ये सारी चीज़ें उसमें इन्फॉर्मेशन। तो ये सैलरीड पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर फॉर्म 16 और फॉर्म एक 26AS भी होता है। हाँ, 26AS अलग चीज़ है। क्या चीज़ है ये? 26AS में क्या होता है कि जब आप 26AS वही अगेन वही पोर्टल से निकलेगा ये सब। 16 तो आपको एम्प्लॉयर देता है और 26AS आपको उससे निकलता है पोर्टल से। हाँ, उस पोर्टल में ये आता है कि भी आपके कौन कौन लोगों ने आपको आपका टैक्स काटा है। तो कई बार क्या होता है कि अब किसी ने रेंट दिया और उसने टैक्स का डिडक्शन कर रखा है आपका, आपने रेंट जितना मिला उसको आपने इनकम में ले लिया। लेकिन जब 26AS देखते हैं तो ग्रॉस रेंट कुछ और होता है, टैक्स काटने के बाद रेंट कुछ और होता है। इनकम आपकी ग्रॉस हुई, नेट नहीं हुई, लेकिन वो जो टैक्स आपका उसने काट लिया वो आप तो क्लेम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको 26AS के कारण आप वो सारी चीज़ क्लेम कर सकते हैं। और कुछ इनकम अगर छूट जाए या कुछ इस तरीके से गलती कर दें, फिर नेट दिखा दें ग्रास की जगह, वो सारी चीज़ वो क्रॉस चेक उससे होती है। और टीडीएस में भी ये देखा जाता है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग परसेंटेज में कट किया जाता है। तो क्या ये फिक्स्ड कोई रूल्स है या कोई अपने हिसाब से रख लेते हैं? नहीं, ये क्या है कि ये बड़ा साइंटिफिक वे में सब डिजाइन किए हुए हैं। इसमें अलग अलग इनकम पे क्या टैक्स लगेगा सामने वाले को, और अगर वो रिटर्न नहीं भरता है और इनकम की चोरी करता है तो हमारा टैक्स चला तो नहीं गया, हमको कुछ नहीं मिला, उसको पूरे मद्देनजर रखते हुए वो लोग उसके रेट डिसाइड करते हैं। कहीं 10% होता है, कहीं 2% होता है। लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंस उसकी कम हो जाएगी क्योंकि अब कोई ऐसा वाकया आएगा ही नहीं कि आप मतलब टैक्स नहीं पटा रहे हैं या टैक्स नहीं दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी बहुत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इन्फॉर्मेशन बेस हो गया पूरा। तो ये जैसे आपने इन्फॉर्मेशन बेस्ड बोला, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ रही है, तो कब किसी भी एक नॉर्मल व्यक्ति को ये रखना चाहिए कि अपना टैक्स वो खुद भरे या सीए से भरवाए? क्योंकि कई लोग कोशिश करते हैं कि हम अपना टैक्स भर लेंगे, बट जैसे आपने कहा बड़ा साइंटिफिकली और बड़ा इंटीग्रेटेड चीज़ें हैं कि कई बार एक आम इंसान उसको नहीं समझ पाता है। तो आप क्या सलाह देंगे कि कब तक खुद वो हैंडल कर सकता है और कब किसी सीए के पास जाना चाहिए? अभी जो सैलरी के जो डायरेक्ट प्योर खाली सैलरी मिल रही है आपको और कोई आपका बहुत ज़्यादा इनकम का सोर्स नहीं है, थोड़े बहुत जैसे एफडी का हो सकता है ये सब, उसमें तो उसका एक सरल फार्म आता है जो फार्म नंबर 1 बोलते हैं, वो इतना एक्चुअल में सरल होता है कि उसको कोई भी भर सकता है, सैलरीड पर्सन। तो वो तो मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, कभी 26AS आपने नहीं देखा हो, AIS नहीं देखा हो, तो ये उन लोगों के लिए है कि वो सब एजुकेट हो रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ें हमको देखने की ज़रूरत है। भले आप एक वन टाइम आप एडवाइस ले लें किसी से और उसके बाद मतलब घर में जाके भर लें, अदरवाइज तो ये है कि भाई सलाह तो यही रहेगी हमारी सीए होने के नाते कि आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट करके भरें। जी। और अगर कोई यंग बच्चा है जिसने अभी जॉब ज्वाइन किया है और उसको पहली सैलरी मिली है, और अगर वो पहली ही सैलरी से चाहता है कि वो लीगली टैक्स की सेविंग कैसे कर सके ताकि आगे उसका कुछ रेवेन्यू जमा हो सके, जनरेट हो सके, तो उसको किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, टैक्स की सेविंग में ये है कि सबसे पहली बात तो है कि सैलरी अगर उसकी उतनी होगी कि वो टैक्सेबल है तभी वो टैक्स सेविंग की बात करेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि अच्छा पढ़ा लिखा बंदा अगर बाहर से आके काम वाम कर रहा है तो उसकी सैलरी भी अच्छी होगी। तो उस केस में बहुत ज़्यादा सैलरीड पर्सन के लिए टैक्स प्लानिंग नहीं है। जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, इसमें आपको सीनियर सिटीजन को 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है, नॉर्मल को 25 का मिल जाता है। ATC है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, सेविंग सर्टिफिकेट या LIC की पॉलिसीज़ वगैरह लेते हैं, या और जो LIC क्या, अब तो LIC पहले बोलने के लिए था, अब तो इंश्योरेंस कंपनी अनाप शनाप सब हो गई हैं। तो उसमें उस तरीके की सब चीज़ों को मिला के
1,50,000 रुपये की तो छूट आज भी है। और अगर मान लो हाउसिंग लोन वगैरह ले लिया आपने तो वो 2 लाख का रीपेमेंट, उसका इंटरेस्ट जो होता है उस पर मतलब जो ना छूट मिलती है। तो ये 2, 3, 4, 5 चीज़ें हैं जिसको मतलब कि लोन अगर आप ले रहे हैं तो उस पे आपको लोन बेनिफिट है, मिल सकता रीपेमेंट कर है। रहे हैं, फिर आपने इन्वेस्टमेंट हेल्थ किया हुआ है, इंश्योरेंस हेल्थ अगर इंश्योरेंस है, इवन पीएफ वगैरह का है, ये सब चीज़ों में अगर हम ये बात तो हमने की सैलरीड पर्सन की बात की, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है और सबसे पहली चीज़ तो कि चूंकि आप सीए हैं और अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी जो परेशानी आती है कि अगर उसको कंपनी खोलनी है तो कौन सी कंपनी खोले, कोई पार्टनरशिप में जाए या प्राइवेट लिमिटेड में जाए या एलएलपी में जाए, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किसको किस तरह की कंपनी से शुरुआत करना चाहिए? देखिए, जब कोई एंटरप्रेनर अपना बिजनेस शुरू करता है तो ये उससे देखिए कई चीज़ें होती हैं। एक तो इंडिविजुअल वो बिजनेस कर सकता है, प्रोप्राइटरी कंसर्न कर सकता है, प्रोप्राइटरी के कंसर्न और इंडिविजुअल एक ही चीज़ होती है। तीसरा आपका पार्टनरशिप फर्म बना सकता है, एलएलपी बना सकता है, एलएलपी पार्टनरशिप का मॉडिफाइड वर्जन है, उसका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकता है, लिमिटेड कंपनी कर सकता है। ट्रस्ट में बिजनेस नॉर्मली लोग नहीं करते, ट्रस्ट फैमिली ट्रस्ट होता है या चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, और कुछ एसोसिएशन आप पर्सन बना के करते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जब हम लोगों के पास कोई भी आते हैं कि भाई हमें बिजनेस करना है, तो ज़्यादातर तो वो इतने एजुकेटेड रहते हैं कि वो सीधा हमको यही बोलते हैं कि ये बना दो, हमारा कंपनी बना दो या पार्टनरशिप कर लो। लेकिन फिर भी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या डिसएडवांटेज? तो इसमें क्या होता है कि जैसे अपन बिजनेस, अगर एक जनरल लेमैन की भाषा में अपन बोलें, छोटा काम करना है, छोटा बिजनेस है, छोटा एंटरप्रेनर है, इतना बड़ा बिजनेस है, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं। अगर 2 लोग इन्वॉल्व हैं तो डेफिनेटली पार्टनरशिप करने की एडवाइस होती है। अगर वो एक फैमिली बिजनेस है तो उसमें ये लगता है कि भी कंपनी बना लें, तो कंपनी में क्या बाकी सब फैमिली वाले शेयर होल्डर बन जाते हैं। कुछ और भी रीजन, और कुछ बैंकिंग और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म को बहुत ज़्यादा लोन नहीं देते। जैसे आज बहुत ज़्यादा, मतलब आजकल ज़्यादा की परिभाषा भी बहुत बड़ी होगी। 5, 10, 15 करोड़ 20 करोड़ को लोग ज़्यादा बोलते हैं और करोड़ 2 करोड़ को ज़्यादा बोलते ही नहीं। तो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना है तो 5, 10 करोड़ 20 करोड़ का लोन लेना है तो बैंक बोलती है ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपकी एक ऑथेंटिक वो माना वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। पार्टनरशिप क्या है, वो ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डायरेक्टर पार्टनरों की। और कंपनी में ये होता है कि लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग। तो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर माना जाता है और ये विदेशों से बहुत पहले बारो किया हुआ है। लेकिन अभी बीच में सुनने में आया था कि कई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो हैं उन्होंने कन्वर्जन किया। क्या रीजन है ये कि जब अगर आप कह रहे हैं कि टैक्स का बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी में टैक्स अभी रेट बहुत कम है। आप समझ लो 22% प्लस सरचार्ज, तो समझ लो 24-25% करीब होता है। जबकि पार्टनरशिप फर्म में सीधा मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगता है, वो 39% तक चला जाता है। तो उस लिहाज से भी लोग मतलब ये सोचते हैं कि भाई अपन इतना टैक्स क्यों दें। लेकिन उसमें दूसरा नुकसान ये है कि पार्टनरशिप फर्म में जो पैसा आपने कमाया वो टैक्स पेड अमाउंट है, वो अगर पार्टनर घर लेके जाता है तो उसको दोबारा टैक्स नहीं लगता, वो टैक्स फ्री मनी है। वेयरएज कंपनी में अगर वो डिविडेंड के रूप में देता है तो उसको 30% टैक्स देना पड़ता है। तो कंपनी में अगर फिर बिजनेस में ये देखा जाता है कि आपको पैसे वापस तो नहीं लेने हैं, कंपनी में ही तो अभी आगे बढ़ाना है, इसको चलाना है, तो उसके क्योंकि कंपनी से पैसे आप विड्रॉ पर्सनल उसके लिए नहीं कर सकते। पर्सनल नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि डिविडेंड ले सकते हैं आप और आपको बोनस शेयर मिल जाता है। लेकिन उन सब में टैक्स बहुत है। तो अब उस केस में ये होता है कि भी देखा जाता है कि बिजनेस किस तरीके का है। आप लॉन्ग टर्म चल रहे हैं, आपको पब्लिक इशू कराना है, आपको पब्लिक पार्टिसिपेशन कराना है, तो लिमिटेड कंपनी जरूरी होती है। और अगर थोड़ा सा छोटा बिजनेस है तो प्राइवेट लिमिटेड ठीक होती है। और ऐसा लगता है कि कुछ लोग मिलके अपन एक कर रहे हैं और पार्टनरशिप फर्म बना लिए हैं और अपना चला रहे हैं। प्रोप्राइटरी कंसर्न खुद अकेले करना है, प्रोप्राइटरी कंसर्न होती है। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, लैंडिंग वाले जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर उसके बाद इन सब, इवन कुछ तो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इवन बहुत से परचेजर और सेलर जो बड़ी कंपनियां होती हैं, वहाँ भी कंपनी को दे रिगार्ड ए बेटर स्ट्रक्चर रादर देन प्रोप्राइटर ए पार्टनरशिप। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी हम तो ये मतलब बोलते हैं कि अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरी कंसर्न करिए, तो उसमें आपको कंपनीज एक्ट के रेगुलेशंस,
और रूल्स रेगुलेशन कंप्लाई नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी में ये है कि आप किसी को पैसा दे दिए डायरेक्टर को तो नहीं दे सकते, ले लिए तो नहीं ले सकते, सबके रूल्स रेगुलेशन है और उसमें वायलेशन होना ही होना है, जबकि पार्टनरशिप में वो सब चीज़ नहीं है। तो इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं, डिपेंड कि कैसा एंटरप्रेन्योर है, क्या उसकी स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस है, कैसा बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस है, कितना बड़ा बिजनेस है, उसके हिसाब से हम लोग नॉर्मली एडवाइस करते हैं। और जब जैसे बड़ी कंपनियों की हम बात करें, आपने कहा कि लिमिटेड कंपनीज की, तो वो कब डिसाइड करती हैं कि उनको आईपीओ लाना है नहीं लाना है, और आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस कंडीशन में उनको लाना चाहिए? क्योंकि देखा जाए तो ये घूम फिर के अगेन वो शेयर मार्केट वाला बिल्कुल पर आ जाता है, क्योंकि एक आम आदमी शेयर अगर खरीद रहा है तो वो क्या नज़र ध्यान में रखे कि किस कंपनी को के शेयर ले वो, और जिससे उसको बेनिफिट मिलेगा या उसकी सिक्योरिटी रहेगी उसके पैसे की। देखिए दोनों अपने आप में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं कि किस कंपनी के शेयर लें, उसके लिए तो बहुत डिटेल्ड आंसर लगेगा, लेकिन मैं ब्रीफली वो भी बताऊंगा आपको। और पहला आपने बोला था कि भाई आईपीओ कब लाना चाहिए, तो आईपीओ कब लाना चाहिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका बिजनेस की क्या पोजीशन है, आपके बिजनेस में फंड की कितनी रिक्वायरमेंट है, आपके बिजनेस को एक्सपांसन करने के लिए आप जो इंस्टीट्यूशन से पैसे ले रहे हैं और जो आप लोन लेके चला रहे हैं, और आप एक ऐसी स्टेज में आ गए हैं कि अब आपका बिजनेस अच्छी तरह से चल रहा है और आप ये और वैल्यूएशन एक अच्छी हो गई है, डेट फ्री है, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई इस वैल्यूएशन को हमको इनकैश करना चाहिए। जैसे आज मान लो आपकी 10 साल से कोई बिजनेस चला रहा है और 50-100 करोड़ लगाया था, और आज बिजनेस की जो इनकम है और जो ग्रोथ है उसके हिसाब से 1000 करोड़ हो गई है, तो अब 1000 करोड़ आपको देगा कौन, और आप क्यों किसी को बेचेंगे, आप तो सेल नहीं करेंगे, आपका बिजनेस है। तो उस समय आईपीओ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आईपीओ या पब्लिक में जाना। पब्लिक में आईपीओ के थ्रू भी जा सकते हैं और आप अपने शेयर भी अपलोड कर सकते हैं पब्लिक में। तो अगर उस समय आप आईपीओ करते हैं तो आपको वैल्यूएशन 1000 करोड़ का मिलता है और लोग उसमें पैसे लगाते हैं, उसके बाद भी ओनर आप हैं, क्योंकि आपने एक साइजेबल अमाउंट अपना रखा हुआ है, से वो 65% हो, 50% हो, 70% हो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रमोटर। तो वो आप रखें तो आपका वर्चस्व उसमें है, लेकिन आप पब्लिक से पैसा ले लिए, आप अपने शेयर जब आपको पैसे की जरूरत हो आप मार्केट में बेच सकते हैं, सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके, आप अपनी नीड के हिसाब से पैसा ले सकते हैं कंपनी में, अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो। अगर कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, वो फ्लाई बाय नाइट टाइप के अगर लोग हैं कि भाई अपन ने विंडो ड्रेसिंग किया, बैलेंस शीट को अच्छा बनाया और दिखा दिया और पब्लिक से पैसा लिया, उसके बाद 2 साल तो फ्रॉड है, फिर तो उसके बाद तो फिर बैंकरप्सी कोड सामने आ जाएगी। तो वैसे लोगों के लिए आईपीओ बहुत अच्छा है और उसमें आपको लिक्विडिटी मिलती है। दूसरा, स्काई इज द लिमिट, आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक जो है अगर आप रेगुलर उनको डिविडेंड देते हैं, रेगुलर उनके शेयर के रेट यानी नेटवर्थ आपका या ग्रोथ बढ़ रहा है, तो जब भी आप पैसा उनसे मांगेंगे वो पैसा आपको प्रीमियम में देगा बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कल अगर आपको कंपनी को सेल करना है तो कोई भी फॉरेन का बायर है या इंडिया का कोई कंपटीटर बायर है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी होती तो बहुत जल्दी वो डील हो जाती है और वो एक्वायर कर सकते हैं शेयर को। तो ये सब चीज़ें उसमें एडवांटेज मिलता है। तो आईपीओ करने का ऐसा कोई डेफिनेट रूल नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस एंड द सस्टेनेबिलिटी कितनी है, क्या कैसा आप रेगुलर प्रॉफिट दिखा रहे हैं और आपकी क्या मनसा है आगे। क्योंकि आप अगर एक बार पब्लिक में आ गए, इसका मतलब दैट कंपनी दो इट इज गॉन बाय यू, बट पूरा का पूरा ओपन हो गया और आपका सेबी आ गया, उसमें आपके सारे इन्वेस्टर्स आ गए, तो आप पब्लिक को एक्सपोज हो गए। फिर आप कोई भी उसमें हैंकी पेंकी किए, आपने अगर मान लो एक ट्रेवलिंग बिल अगर अपना प्राइवेट ट्रेवलिंग बिल भी डाल दिया तो भी दैट इज सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी एंड दैट इज रॉन्ग। सो वो सारी चीज़ें फिर उसमें डिस्क्लोजर होता है, फिर उसमें सारे, तो वो फिर बहुत सी चीज़ें आती हैं जिसमें हर आदमी वो सब निटी ग्रिटी में जाना नहीं चाहता। लेकिन आजकल आपने देखा होगा काफ़ी लोग पब्लिक इशू में आ रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं, अब काफ़ी बड़े साइजेज हो गए लोगों के, बड़ा काम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो बैक टू टैक्स पर अपन चलते हैं। तो टैक्स में एक देखा जाए तो अभी एक नया जो भी टैक्स आया है, इसमें एक ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम की भी बात होती है। हाँ, तो ये क्या है और कौन सा वाला रिजिम ज़्यादा बेहतर है? नहीं, इसमें देखिए ओल्ड रिजिम बेसिकली अपने टैक्स अथॉरिटी ने एक नया रिजिम बनाया जिसको वो न्यू रिजिम बोल रहे हैं, जिसमें टैक्स में जितने भी डिडक्शंस, मतलब वो सरलीकरण किया उनने।
उसको रेशनलाइज किया कि भाई आप जितने डिडक्शन लेते हैं, आप ये करते हैं, आप अलाउंसेस लेते हैं, बहुत सी स्कीम्स होती हैं, वो सब मतलब बोले हमने हटा दिया, अब आपका हम रेट कम कर देते हैं। तो उनने 22% कर दिया टैक्स रेट। आप नए रिजाइम में आ जाइए, 22% दीजिए और भूल जाइए सारे डिडक्शंस। तो अब क्या है, ओल्ड रिजीम में लोग जो थे वो जब कैलकुलेट करते थे अपने डिडक्शन वगैरह और वो कंपेयर करते न्यू रिजीम में, तो उनको लगता था हमारा टैक्स कम आ रहा है ओल्ड में, तो वो अभी तक माइग्रेट नहीं हुए। लेकिन 90% तो क्या बोलूँ, मैक्सिमम लोग अब माइग्रेट हो रहे हैं। और थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं, अभी इस बजट में उनने लिया मैट बोल के कहा, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, तो जिसमें जाने के लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट लैप्स हो जाता था। वो मैट क्या, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो वो मैट लैप्स हो जाता था, तो उस लैप्स नहीं कराने के लिए ओल्ड रिजिम में रहते थे वो। तो अब इनने एक स्कीम ले आए कि भाई आप मैट क्रेडिट अगर आपका है, आप नए रिजिम में चले जाइए, हम जो नेक्स्ट ईयर के जो भी इनकम होगी मैट क्रेडिट से उसको सेटअप कर देंगे, लेकिन इनकम का 1/4 करेंगे सिर्फ एक साल में। बाकी आप 15 साल तक लेने के लिए उसके हकदार हैं, वो लीजिए आप। तो अब वो लोग भी अब नई रिजीम में आ जाएंगे। तो नई रिजीम इज ए वेरी सिंपल एंड वेरी सिंप्लीफाइड। अगर जैसे टैक्सेस हम नहीं भरते, हमने शुरुआत में ही बात की कि कई लोग ITR नहीं फिल करते हैं, टैक्सेस नहीं करते हैं, और आपने पहले कहा कि पहले तो जेल हो जाती थी, अब ये है कि आपको पेनल्टी देना है, डबल टैक्स देना है और आप जमा कर दें। और अभी भी जो नया बजट आया है उसमें भी पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन का भी एक प्रावधान रखा गया है। उसमें तो ये क्या है, ये पेनाल्टी और प्रोसिक्यूशन एक्चुअल में इनने क्या किया है कि छोटी छोटी जितनी गलतियां थी या वायलेशंस थे, अमाउंट वाइज कम था, या ऐसा लगता था कि ये इनोसेंट मिस्टेक हो सकता है, या कोई जानबूझ के इतनी बड़ी ब्लंडर नहीं करेगा, तो उस तरीके की सब चीज़ों को उन्हें डिक्रिमिनलाइज, वो वर्ड उन्होंने यूज किया कि भाई हम प्रोसिक्यूशन जो है ना हटा दिए। और कुछ प्रोसिक्यूशन जो थे, जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट लिखा हुआ था, उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट लिख दिया है। इम्प्रिजनमेंट तो है उसमें सिंपल, तो ये इनने अभी इस बार चेंज किया और मुझे लगता है धीरे धीरे कम करेंगे, क्योंकि ये बोलते हैं कि हम आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो आप कंप्लाई करना शुरू करिए। अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे तो फिर हम मतलब दूसरे तरीके से आपको परेशान करेंगे। तो अब वो फेज आ गया अपने इंडिया में कि कंप्लायंस बढ़ गई है, ट्रस्ट बढ़ गया है, और छोटी छोटी गलतियों को अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट बोलती है नहीं, इसको हम नज़रअंदाज करते हैं। इवन पेनाल्टी जो वर्ड थी उसको भी इस बार इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि पेनाल्टी इज बेसिकली एक निगेटिव वर्ड है। ऐसा लगता है हम पेनल मतलब कुछ आपको पनिशमेंट दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, तो उसकी जगह उन्होंने एडिशनल टैक्स वर्ड कर दिया। बहुत सी चीज़ों में उन्होंने बोला नहीं पेनाल्टी नहीं, हम एडिशनल टैक्स ले रहे हैं, पेनाल्टी नहीं हम फीस ले रहे हैं आपसे, तो ऐसा भी किया है। तो अभी काफ़ी इसमें बदलाव आ रहे हैं और अच्छी बात है, वेलकम मूव है सभी। अगर आम पब्लिक के हिसाब से देखा जाए तो जो ITR फिल करते हैं, टैक्सेस भरते हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी गलती जो है ITR भरते वक्त क्या होती है, जिसको कि अवॉइड करना चाहिए लोगों से? तो वो तो है कि सुकून ही ऐसा चीज़ है कि जिसको बाकी वैसे ITR में गलतियां यही है कि आदमी जो चीज़ें उसकी है, जो रियलिटी है, या तो उसको अपन बहुत क्रूड वे में बोले कि आदमी झूठ बोलता है, या सच या रियलिटी मतलब दिखाना नहीं चाहता, या तो ये कि इंफॉर्मेशन की कमी है, या फिर सही मायने में वो दोनों झूठ चीज़ बोल हो रहे सकती है। हैं। कुछ तो जानबूझ के करते हैं और कुछ इनोसेंटली करते हैं। तो इनोसेंटली करने वाले और जानबूझ करने वाले के लिए अलग अलग मापदंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं है। वो तो ये मान के चलिए कि वो गलती है या नहीं गलती है। और जब से ये इनकम टैक्स पूरा फेसलेस हो गया है, तब से काम और अच्छे से होने लगा है, आपको लगता है, या और डिफिकल्ट हो गया? नहीं, बहुत अच्छे से होने लग गया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप एयरपोर्ट में लैपटॉप में बैठ के अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। मतलब आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आपका CA कर रहा है, और मालूम पड़ा रिटर्न फाइल किया, और जब वो दिल्ली पहुंचा है या बॉम्बे पहुंचा है तो मालूम पड़ा उसका रिफंड रिटर्न प्रोसेस हो गया। इस तरीके की स्थिति हो गई है। अब ये कभी हो सकता था क्या? तो ये चीज़ें ऐसी है कि ये मुझे तो लगता है कि डिजिटली इंडिया जो है सारे डेवलप कंट्रियों के एतबार आता जा रहा है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें नॉर्मल व्यक्ति के लिए, तो ऐसे कौन सी ऐसी फाइनेंशियल हैबिट होनी चाहिए एक पर्सन में कि अगर वो उसको फॉलो करे तो जो ये टैक्स पेमेंट है या टैक्स भरने की चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं?
या अपने फाइनेंसेस को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि भाई बंदे को सच बोलना है। हम्म। जो रिटर्न भर रहा है उसमें अगर जो सही चीज़ें हैं वो उसको दिखानी है। मतलब अब आपको कोई भी आपके इनकम के सोर्स को छुपाने की ज़रूरत है। और अगर आप छुपा रहे हैं तो सामने वाला वो जो सीसीटीवी होता है कैमरा से देख रहा है, उसके पास पूरे रिकॉर्डिंग हो रही है और वो रिकॉर्डिंग की कॉपी आपको भी दे रहा है। आप चाहो तो आप खुद अपनी रिकॉर्डिंग देख लो और उसके बाद अगर आप छुपाना चाहते हैं तो फिर तो कोई भी जो बहुत ही मूर्ख होगा वही करेगा ऐसा काम। लीगली हम अपने टैक्स को कैसे प्लान करें जिससे हम टैक्स भी भरें और अपने इनकम जो हमारी हो रही है उसको हम सही यूटिलाइजेशन करके और ग्रो भी कर सके, तो वो कौन सी प्लानिंग हो सकती है और उसमें क्या रूल्स फॉलो किए जा सकते हैं? देखिए, टैक्स प्लानिंग जो है वो बेसिकली जो लॉ में प्रोविजंस दिए हुए हैं कि भाई आपको यहाँ पर इंडस्ट्री आप लगाएंगे तो ये छूट मिलेगी, सब्सिडीज मिल रही है। आप दो कंपनियों को अगर मर्ज कर देंगे तो एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा, ये लॉ में प्रोवाइडेड है। तो इसको हम टैक्स प्लानिंग बोल सकते हैं। लेकिन अगर टैक्स प्लानिंग के नाम पे हम ऐसा कोई काम करें जिसका इंटेंशन टैक्स अवॉइडेंस है, देखिए प्लानिंग और अवॉइडेंस में बहुत थिन लाइन है। अगर अवॉइडेंस है तो एक नया सेक्शन आया हुआ है काफ़ी समय से जिसको बहुत कम लोग यूज करते हैं, जानते नहीं, गार बोलते हैं वो, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, GAAR। उसमें यह है कि कमिश्नर को ये पावर है कि अगर वो कोई भी ट्रांजैक्शन में उसको ऐसा फील हो रहा है और उसके पास एविडेंसेस है कि भाई वो ये प्लानिंग नहीं है, दिस इज अवॉइडेंस, तो उसको वो रिकॉल कर सकता है और उसको उस ट्रांजैक्शन को डिबार कर देगा कि भाई ट्रांजैक्शन नहीं होता तो क्या टैक्स लगता, तो टैक्स वो लगेगा तो अब वो आपको देना पड़ेगा। मतलब 100 बात की एक बात है कि आप अच्छे से कमाइए, पूरा जो टैक्स सरकार चाह रही है, जो टैक्सेस हैं वो टैक्स आप लीगली दीजिए और बचे हुए उसमें से आप अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो करिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो अपनी लाइफ को सुकून से जिए, बिल्कुल। और एक भारतीय होने के अपने कर्तव्य को भी निभाइए बराबर से। भाई आप देखिए टैक्स का रेट कितना कम कर रखा है सरकार ने, 22% मतलब जो ने कंपनी में कर दिया। नई कंपनी जो अभी पिछले सालों में बनी थी उनमें 15% का टैक्स है। अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल में टैक्स है। अल्टीमेटली हर लोग को ये समझने की भी ज़रूरत है कि जो ये हम टैक्स दे रहे हैं ये घूम फिर कर हमारे लिए ही काम में आ रहा है। सो अगर हम अपनी सुविधाएं चाह रहे हैं या अपने लिविंग स्टैंडर्ड सुधारना चाहते हैं तो हम प्रॉपरली अगर इस रोटेशन को करते रहेंगे तो ये एक लूप है, जो हम दे रहे हैं वो अलग अलग तरीके से हमको वापस से मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आ रहा है, फैसिलिटीज हो रही है, सब्सिडीज जो मिलती है हमको हर दूसरी मिल रही है। वो अलग बात है कि फ्री बी वाला जो है, हाँ, वही मैं पूछने वाली थी आपसे, वो थोड़ा सा वो पेनफुल होता है। तो वो कैसे इम्पैक्ट डालता है? क्योंकि यूजुअली देखते हैं जब बजट भी आता है या इलेक्शंस होते हैं तब भी लोगों को एक ये उम्मीद होती है कि अब हमको कोई सौगातें मिल जाएंगी, फ्रीबीज आ जाएंगे, लोन में छूट मिल जाएगी। और हर व्यक्ति अच्छा खासा जो कमा रहा है वो भी ये चाहता है कि हमको सब्सिडी मिल जाए। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी चाहते हैं कि अच्छा बिजनेस चल रहा है, वो पे कर सकते हैं, बट वो सब्सिडी चाहते हैं कि हमको सब्सिडीज मिल जाए। तो इसका इम्पैक्ट पूरे देश पर और पूरे समाज पर कैसे पड़ता है? नहीं, दोनों में फ़र्क है। फ्री भी एक जो इलेक्शन के लिए जो अनाउंस होता है और दिया जाता है वो तो सीधा अलग है, वो तो सीधा सीधा आपके जेब से जा रहा है। आपके डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो पैसे लगने थे वो कट के वहाँ जा रहे हैं। पर ऐसा कहा जाता है कि पार्टी का तो अपना फाइनेंसेस होते हैं, वो उसमें से देते हैं। नहीं, पार्टी कहाँ से देगी, तो सरकार गवर्नमेंट दे रही है। जो 1 रुपया कहाँ से आएगा और वो 1 रुपया कहाँ खर्च होगा उसका हिसाब है गवर्नमेंट के पास, उसी में से जाना है। तो अगर मान लो आप फ्रीज भी में दे दिए तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर या डिफेंस, फ्रीबीज भी इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि लोग उस फ्रीबीज को वेलकम कर रहे हैं। लोग वेलकम कर रहे हैं, वो फिर अगेन वो बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है कि वो पॉलिटिकल एजेंडा है, उसके कारण सारी पार्टियों को देना पड़ता है। वो समझ रहे हैं कि वो पॉलिटिकल एजेंडा है और पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि फ्रीबीज दी जाएं जिससे कि उनको वोट्स मिले। बट अल्टीमेटली जो लोग उन फ्रीबीज का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं वो भी यही एक डायनेमिक्स को सेट कर रहे हैं कि आप हमें, जो हमको फ्रीबीज ज़्यादा देगा हम उसको वोट देंगे। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि सामाजिक तौर पर भी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। उसमें भी जागरूक होना चाहिए और कुछ गवर्नमेंट लेवल पे भी और पॉलिसी लेवल पे भी इस तरीके के रेगुलेशंस आने चाहिए जिसमें फ्रीबीज किसी को देने के लिए ज़रूरत ना हो। तो फिर कोई भी पार्टी अगर नहीं देगी तो आपको कोई वो कम्पीट करने की बात ही नहीं कि उसने ज़्यादा दे दिया हमने कम दिया। थैंक यू सो मच जी।
आपने आज इस पूरे कॉन्वर्सेशन में जो बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है कि टैक्स, बजट और स्पेशली इनकम टैक्स, उसको आपने बहुत ही ईज़ी और सरल लैंग्वेज में बताया और आई एम श्योर कि हमारे जितने भी व्यूअर्स देखेंगे, जी, उनको एक बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और उनकी डे टू डे लाइफ़ में भी ये जानकारी काम में आएगी। थैंक यू थैंक सो यू, थैंक मच। यू। सो आज के इस कॉन्वर्सेशन से हमने बहुत ही बेसिक ज़रूरी जो चीज़ें हमारी लाइफ के लिए होती हैं वो सीखी और हर भारतीय होने का हम कर्तव्य इस तरह से निभा सकते हैं कि जो देश हमें इनकम दे रहा है, जहाँ रहकर हम कुछ कमा रहे हैं, अपने ही फ़ायदे के लिए हम उसको जो भी टैक्सेस सरकार हमारे लिए निर्धारित करती है, हम उन टैक्सेस को दें और सुकून से अपनी ज़िंदगी जिएँ और अपने देश को भी आगे बढ़ाएँ। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।